हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का अगला प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, इस चैनल पर पॉलिटी का 15 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं बिहार पुलिस के लिए, और इस चैनल पर ज्योग्राफी और हिस्ट्री का प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट आ रहा है। तो आप लोग उन प्रैक्टिस सेट को करें। ये सारे प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पॉलिटी का जो 15 प्रैक्टिस सेट जिस पर अपलोड किए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको देख लें। उनके अलावा आपको कोई चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। चलिए, उसी तरह हम जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी क्लास और इकोनॉमिक्स का भी लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। देखिए, प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि गौतम बुद्ध जो है अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, और ये जो है बनारस में है, यूपी में। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ आपको अगर नहीं याद होगा तो हम पहला एक ट्रिक भी दे देते हैं कि सर लोग क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। तो सर से सारनाथ आप याद कर सकते हैं, और ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। देखिए, जो गौतम बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था, इसे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, हम उनको आपको एक जगह करके दिखाते हैं। उनको आप लोग देख लीजिए। ये जितने भी पॉइंट बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, आपको जितने भी यहाँ पॉइंट बताए हैं याद कर लेना है। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ है। याद करने का आसान एक तरीका दे देते हैं। देखिए, कोई बच्चा अगर बहुत विद्वान है तो विद्वान कैसे होता है, किसी भी चीज़ को सिद्ध कर करके होता है। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और कहाँ हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। पिता का नाम सुदोधन है। देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो स्लो आपको लग रहा है तो वीडियो को आप लोग स्पीड कर सकते हैं। अब देखिए, पिता का नाम इनका जो है सुदोधन है, आपको याद रखना है। ठीक है, और माता का नाम याद रखना है, महामाया है। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था, महामाया था, ये आपको याद रखना है। पत्नी का नाम यशोधरा था। देखिए, जितना बता रहे हैं फ्रेंड्स, बस वही आपको याद कर लेना है, और नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद कर जाइए। पुत्र का नाम जो है राहुल है। ठीक है, इनकी गृह त्याग की जो घटना है, इनको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, याद रखिएगा। जो उपदेश दिए थे उनको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। गृह त्याग की घटना को हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, और ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी उसे हम लोग निर्वाण कहते हैं। और प्रथम जो उपदेश दिए थे उसे धर्म चक्र प्रवर्तन हम लोग कहते हैं, और इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो गौतम बुद्ध के से ये चार शब्द याद रखना है। जो गृह त्याग की घटना है उसे महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्त करने की जो घटना है उसे निर्वाण कहते हैं, प्रथम उपदेश जो दिए थे उनको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, और इनकी मृत्यु की जो घटना है इनको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब चलिए, आपको और भी बातें ध्यान रखना है कि गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, अब देखिए, ज्ञान की प्राप्ति के बारे में याद रखिएगा कि ज्ञान की प्राप्ति के बारे में याद रखिएगा कि 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और बिहार में बोधगया के पास। पहला उपदेश तो आपको पता चल चुका है कि सारनाथ में दिए थे, वाराणसी में। भाषा, अच्छा, किस भाषा में दिए थे, ये कितना बार एग्जाम में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। प्रमुख सिद्धांत याद रखना है, बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया है, और उसके बाद अष्टांगिक मार्ग भी बताए हैं। 4 आर्य सत्य में बताए हैं दुख, दुख क्यों होता है, दुख से मुक्त होने का उपाय, और उसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। ठीक है, तो आप जब गौतम बुद्ध के सिद्धांत देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि गौतम बुद्ध 4 आर्य सत्य बताए हैं और अष्टांगिक मार्ग दिए हैं। ठीक है, ये प्रमुख उनका सिद्धांत है। अब देखिए कि मृत्यु जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और मृत्यु कहाँ हुआ था ये भी पूछता है, कुशीनगर में, और जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में। तो गौतम बुद्ध के बारे में जितने भी पॉइंट्स बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट थे, आप लोग याद कर जाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। आपको पता है, मगध जो है 16 महाजनपद का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, और इसकी राजधानी ग्रीवर्ज और राजगृह थी। ठीक है, चलिए, मगध के बारे में जितने भी पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं उनको पॉइंट वाइज करके हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ध्यान रखना है कि मगध वर्तमान में, ध्यान रखना है कि मगध की स्थिति क्या है। तो आज का जो बिहार है और आज का जो पटना गया वाला जो क्षेत्र है वही मगध हुआ करता था। याद करने का तरीका हम आपको देते हैं, याद कर सकते हैं। माँ ने गदगद मारा, ऐसे करके आपको याद कर सकता है। पिटना, और पिटाने के बाद वो भाग गया। ठीक है, गया कहाँ गया, तो राजा के पास। तो राजधानी भी आपको याद हो जाएगा, राजगृह कहाँ गया, राजा के पास, तो राजधानी भी याद हो जाएगा। ठीक है, अब राजा भी भगा दिया, तो राजा जब भगा दिया तो फिर राजा के पुत्र के को पोट लिया। ठीक है, पोट लिया, तो यहाँ से आपको दो चीज़ें याद हो जाएगा, मगध की स्थिति
आधुनिक बिहार में जो है पटना और गया है, और इसकी प्रारंभिक राजधानी जो है राजगृह या गिरिब्रिज है, और दूसरी राजधानी जो है पाटलिपुत्र है, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा गया है। अब देखिए इसके संस्थापक, मगध के संस्थापक बृहदत्त था, जरासंध के पिता, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, जो कि हर्यक वंश का था। बिंबिसार वो माना जाता है मगध का वास्तविक संस्थापक। ठीक है। अब देखिए मगध के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा। मगध का पहला राजवंश जो था वो हर्यक वंश था। ठीक है। इसे पृथ्वहंता वंश भी कहा जाता है। आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे कि इसमें जो बिंबिसार था, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु के पुत्र उदयन, ये अपने ही पिता की हत्या ये सब किया था, इसलिए इसे पृथ्वहंता वंश भी कहा जाता है। अब देखिए प्रमुख राजवंश और संस्थापक बताते हैं जो मगध से संबंधित है। मगध से आपको 4 वंश याद रखना है। हर्यक वंश जिनके संस्थापक बिंबिसार हैं, शिशुनाग वंश जिनके संस्थापक शिशुनाग है, नंद वंश जिनके संस्थापक महापद्मानंद हैं, मौर्य वंश जिनके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अब देखिए मगध के बारे में एक और बात याद रखना है कि मगध का सबसे शक्तिशाली, ठीक है, मगध का सबसे शक्तिशाली जो है वो वंश कौन सा था? तो मौर्य वंश था। और ये एक और बात याद रखना है कि नंद वंश का अंतिम शासक पूछा जाता है कितना बार एग्जाम में, तो धनानंद था, और ये सिकंदर के समकालीन था, ये आपको याद रखना है। और इसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था चाणक्य की सहायता से। एक और बात याद रखना है, अखंड भारत का निर्माण किसने किया था, ये इसमें याद रखना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था चाणक्य की सहायता से। अशोक के बारे में आप लोग थोड़ा सा बातें याद रखिए। ठीक है। अशोक के बारे में ये आपको याद रखना है कि जो है अशोक 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध हुआ था, उसमें विजयी रहा था। इसके बाद अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपना भी लिया था कलिंग विजय के बाद। अब देखिए मगध के उत्कर्ष के कारण क्या था, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि लोहे की प्रचुरता और उपजाऊ गंगा का मैदान और हाथियों की जो विशाल सेना थी, ये मगध के उत्कर्ष के कारण था। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कितना बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। तो देखिए नंदवंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। कौन था? घनानंद। और इसको हराकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, आपको याद रहेगा। तो नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था, और इसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना किया था। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए थोड़ा आपको मौर्य वंश के बारे में कुछ पॉइंट्स दे देते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मौर्य वंश का पहले हम लोग देखते हैं संस्थापक और स्थापना के बारे में। तो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, अभी हम लोग जाने भी, और इनके गुरु थे चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, और इन्हीं की सहायता से ये घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किए थे। देखिए समय सीमा नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, क्योंकि एग्जाम में हर मतलब किसका डेटा अलग अलग रहता है। राजधानी आपको इंपॉर्टेंट है, राजधानी आपको याद रखना है पाटलिपुत्र है। ठीक है। वर्तमान में जो पटना वाला जो क्षेत्र है वो उस समय था। ठीक है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था मौर्य वंश का। और एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है मौर्य वंश से, इसके अंतिम शासक कौन थे? तो बृहदत्त थे। कौन थे? बृहदत्त थे। और इसकी हत्या जो किया था ये भी आपको याद रखना है, भी आई है ये भी, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अब देखिए प्रमुख शासक के बारे में कुछ बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से जो प्रमुख शासक के बारे में बताएंगे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। अब देखिए नंद वंश के अंतिम शासक जो था वो घनानंद को यह हराकर मतलब कि मौर्य वंश की स्थापना किया था, ये आपको पता है। 305 में, ये याद रखना है, सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर को 305 में ये हराया था। ठीक है। तो सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसको हराया था 305 में। अब आपको याद रखना है विदेशी दूत जो था उस समय आया था, इसके समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय, मेगास्थनीज, और उसने एक पुस्तक लिखा है इंडिका। तो ये भी आपको याद रखना है कि मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? इंडिका। अब एक और पॉइंट्स आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इसमें जीवन के अंत में वो जैन धर्म अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य, और भद्रबाहु के साथ जो है वो श्रवण बेलगोला चला गया था, और वहीं पर संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था। ये आपको याद रखना है कि जीवन के अंत में जैन धर्म अपनाया था, और भद्रबाहु के साथ जो है वो श्रवण बेलगोला चला गया, और वहीं पर संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। अब चलिए बिंदुसार के बारे में भी थोड़ा बातें आपको बता देते हैं फटाफट। तो बिंदुसार को जो है अमित्र घात के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है, यानी इसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बिंदुसार, तो यह इसे अमित्र घात कहा भी जाता है। और इनका संबंध याद रखना है सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से,
इनका संबंध है, और मीठी शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक वो इनसे मांगे थे। ये आपको याद रखना है। अब अशोक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए हम लोग उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अशोक के बारे में याद रखिएगा कि 261 ईस्वी में ये कलिंग युद्ध लड़े थे, और युद्ध के रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और वो बौद्ध धर्म अपना लिया था। और इसकी दीक्षा किसने दिया था? कितना बार ये एग्जाम में पूछा है, वीवीआई है। इसकी दीक्षा उपगुप्त ने दिया था, ये आपको याद रखना है। अभिलेख के बारे में बात किया जाए तो शिलालेख के माध्यम से जनता को संबोधित करने वाला यह पहला शासक था। ये भी कितना बार प्रश्न बना है कि शिलालेख से जनता को संबोधित करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये अशोक था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए ये वाला जो प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन था? तो आपको तो पता है कि मेगास्थनीज इंडिका के लेखक थे, लेकिन आपको याद रखना है प्राचीन भारत में भी बहुत सारे पुस्तकें हैं, उनको भी याद कर लेना है बिहार पुलिस के लिए, क्योंकि लेखक से प्रश्न रहता है। मध्यकालीन भारत में भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनको भी याद कर लेना है, और आधुनिक भारत के भी। तो चलिए हम लोग केवल इंपॉर्टेंट पुस्तकों को देख लेते हैं। तो देखिए, आपसे अगर पूछा जाए, इंडिया के जो लेखक मेगास्थनीज बता दिए, पूछा जाए कि अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसके लेखक है, आपको याद रखना है, चाणक्य। कौन है फ्रेंड्स? चाणक्य, वही चंद्रगुप्त के गुरु जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, यह याद रहेगा। अगला मुद्रा राक्षस का पूछा जाएगा कि लेखक कौन थे। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन थे? तो ये आपको बताना है, विशाखदत्त हैं। कौन है? विशाखदत्त है मुद्रा राक्षस के लेखक, आपको बताना है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम ऐसे लिख कर ना पॉइंट वाइज करके ही आपको बता देते हैं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पर बहुत अधिक मेहनत किया जा रहा है, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराया जा रहा है यहाँ पे, ये ध्यान रखिए। चलिए हम कराते हैं पॉइंट वाइज करके। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पुस्तकें लेकर आए हैं। जैसे अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक तो आपको अभी बताए हैं कि चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं। इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। वही मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखदत्त के द्वारा, ये प्राचीन भारत की पुस्तकें हैं, विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है। जो राजतरंगिणी है ये कलहन के द्वारा लिखा गया है, और इसमें कश्मीर का इतिहास है, ये वीवीआई है, इसको आप लोग पॉइंट वाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अष्टाध्यायी भी वीवीआई है, इसको भी आप लोग पॉइंट वाइज कर लीजिएगा। ठीक है, पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, और प्रथम व्याकरण ग्रंथ है ये अष्टाध्यायी, ये भी आपको याद रखना है। महाभाष्य ये पतंजलि। देखिए प्राचीन भारत की जो पुस्तकें हैं उनको याद कर लेना है, सारे इंपॉर्टेंट है। महाभाष्य जो है ये भी, इसके लेखक है पतंजलि। हर्षचरित और कादम्बरी के भी लेखक है वानभट्ट, ये भी याद रखना है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक है कालिदास, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए मध्यकालीन भारत के बारे में कुछ पुस्तकें हैं, उनको आप याद रखना है मध्यकालीन के। तो शाहनामा जो पुस्तक है इसके लेखक है फिरदौसी। किताबुल हिंद जो पुस्तक है इसके लेखक है अलबरूनी। रहला जो पुस्तक है इसके लेखक है इब्न बतूता। अकबरनामा या आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल। हुमायूं नामा के लेखक है गुलबदन बेगम। तुजुक ए जहांगीरी जो पुस्तक है इसके लेखक है जहांगीर। तो फ्रेंड्स, ये जितनी भी पुस्तकें बता रहे हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको याद कर जाएं। ठीक है, ठीक है, इनको याद कर लेना है। शाहनामा जो पुस्तक है इसके लेखक है फिरदौसी। किताबुल हिंद के अलबरूनी। रहला के इब्न बतूता। अकबरनामा या आईने अकबरी के अबुल फजल। हुमायूं नामा के गुलबदन बेगम। तुजू के जहांगीरी के जहांगीर हैं। ठीक है, अगला आपको आधुनिक भारत की कुछ पुस्तकें हम भी लिख दिए हैं, उनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए जितना भी हमसे हो सकता है उतना आपके लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम करा रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के भी शेयर भी करें। ठीक है, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा तो हम इसी तरह के कंटेंट हर दिन लेकर आएंगे। देखिए हिंद स्वराज और सत्य के प्रयोग जो पुस्तक है इसके लेखक है महात्मा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू। इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है इसका लेखक है अबुल कलाम आज़ाद। अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है इसका लेखक हैं लाला लाजपत राय। गीता रहस्य जो पुस्तक है इसके लेखक है बाल गंगाधर तिलक। आनंद मठ जो पुस्तक है इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम यहीं से लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, फिर से आपको एक बार बताते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक जो लेखक हैं वो है महात्मा गांधी। सत्य के प्रयोग भी महात्मा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो है लाला लाजपत राय हैं। गीता रहस्य जो पुस्तक है इसके लेखक है बाल गंगाधर तिलक। और आनंद मठ जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, और वंदे मातरम यहीं से लिया गया है। अब आपको ध्यान देना है, सत्यार्थ प्रकाश जो है इसके लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। और लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंदो घोष। अब देखिए बिहार पुलिस के लिए तो ये तो इम्पोर्टेंट बनता ही है, बिहार स्पेशल में इसको याद कर लीजिएगा कि मैला आंचल जो पुस्तक है इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। वहीं रश्मिर रथी जो है पुस्तक और कुरुक्षेत्र है उसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर।
गोदान या गबन जो पुस्तक है इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र और ये वाराणसी और बिहार क्षेत्र में सक्रिय थे। ये 3 पुस्तकें बिहार स्पेशल में याद रखना है, मैला आंचल, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, गोदान और गबन। ये जो 3 जो बताए हैं पॉइंट को याद कर लेना है, ये एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो आपको याद रखना है कि जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था अशोक के शिलालेख को 1839 में। ठीक है, अब देखिए अशोक के बारे में आपको 2-3 पॉइंट्स आपको बताते हैं। अशोक जो थे ये मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा ये याद रखना है कि इनके पिता का नाम जो था वो बिंदुसार था। कितना लोग बिंबिसार बताता है, वो गलत है, वो हर्यक वंश से थे। बिंदुसार इनके पिता का नाम था। ठीक है, और इनका राज्याभिषेक जो हुआ था 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कलिंग का युद्ध लड़े थे 261 ईसा पूर्व में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए पॉइंट वाइज करके बताते हैं। देखिए पहला पॉइंट यही याद रखना है कि अशोक जो था वो मौर्य वंश से संबंधित था। इनका शासनकाल याद रखना है 269 से 232 के तक। पिता का नाम बिंदुसार था, माता का नाम सुभद्रांगी था। राजाभिषेक इनका जो हुआ था 269 में हुआ था। ठीक है अशोक का। और कलिंग युद्ध के बारे में याद रखिएगा कि कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में हुआ था। बौद्ध धर्म की दीक्षा इन्होंने उपगुप्त द्वारा लिया था, ये भी आपको याद रखना है। और शिलालेखों का प्रचलन, भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन अशोक के द्वारा ही शुरू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए शिलालेखों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। ठीक है, शिलालेखों की भाषा क्या थी, प्राकृत थी। और लिपियाँ याद रखना है, प्राकृत थी। ब्राह्मी ये भारत में थी, खरोष्टी ये पाकिस्तान में मिली है, ग्रीक अरमाई अफगानिस्तान का में मिला है, ये आपको याद रखना है। अशोक का नाम जो है किस में मिला है, तो किस अभिलेख में, मास्की और गुर्जरा अभिलेख जो है इसमें अशोक का नाम मिला है, अशोक का नाम अशोक मिला है। ठीक है, अब देखिए धम्म ध्यान रखना है, अशोक ने धम्म के द्वारा जो है प्रचारित नैतिक नियमों की संहिता क्या है, एक बात सुनिए। धम्म क्या है, तो अशोक के द्वारा प्रचारित नैतिक नियमों की एक कुंडली है या संहिता है, उसे धम्म कहा जाता है। सांची स्तूप का निर्माण जो है मध्य प्रदेश में अशोक के द्वारा कराया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। पहले सांची का स्तूप कहाँ है, ऐसे भी प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश में। और इसका निर्माण किसने कराया था, अशोक ने करवाया था। और राष्ट्रीय प्रतीक याद रखना है, सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ ये भारत जो है वो राष्ट्रीय प्रतीक है, और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। अब देखिए ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है, और तीसरे मंडल से लिया गया है। और ध्यान रखना है कि गायत्री मंत्र जो है ये सूर्य देवता जिनको सावित्री कहा गया है उनको समर्पित है। ठीक है, और इनकी रचना विश्वामित्र ने किया था गायत्री मंत्र का, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम एक एक करके बताते हैं। तभी ऋग्वेद में कितना बताया, 10 मंडल है। ठीक है, और उसी में से तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, और इसकी रचना विश्वामित्र ने किया है। चलिए हम आपको पूरा ऋग्वेद के बारे में पॉइंट वाइज करके सारे पॉइंट्स बताते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में उन पॉइंट्स को देख लेते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा और बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, आपको पता है भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। और जिसमें ऋचाओं का संकलन है यानी मंत्रों का। 10 मंडल है, ये एकदम याद कर लेना है। ऋग्वेद में कितने मंडलों का उल्लेख है, 10। कितने सूक्त है, तो 1028। और कितनी ऋचाएँ हैं, मंत्र कितने हैं, तो 10,580। ठीक है, अब देखिए, अब आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ से याद रखना है। चारों वेद को जो पठन करता होते हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है, और वहीं यजुर्वेद के पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको अधर्व्यु कहा जाता है, और सामवेद को जो पढ़ने वाले हैं उनको उगदाता कहा जाता है, और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। अब देखिए, अभी हम आपको बताएं हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल है। जो इम्पोर्टेंट उसमें से मंडल है, जो एग्ज़ाम में जहाँ से प्रश्न आते हैं उनको पॉइंट वाइज किए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए तीसरा मंडल में आपको अभी बताया है कि इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, और इसकी रचना विश्वामित्र ने किया है। तो ये वाला मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इसको भी याद कर ले। ऐसे तो हम इसमें उन्हीं मंडलों को लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग सभी का स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाएं। देखिए सातवां मंडल, इसमें जो है दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन है,
जो परुस्नी नदी यानी कि रावी नदी का पुराना नाम क्या है, परुस्नी, के तट पर लड़ा गया था। ये आपको याद रखना है। दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो रावी नदी के तट पर। और इसका उल्लेख 7वां मंडल में किया गया है। ये भी कितना बार पूछा है। 9वां मंडल के बारे में एक और बात याद रखना है आपको कि यह पूर्णतः देवता सोम को समर्पित है। नौवा जो है मंडल। वहीं 10वां मंडल आपको याद रखना है, इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है। कितना बार एग्जाम में पूछा भी है कि पुरुष सूक्त का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो 10वां मंडल में है। ठीक है, जिसके अनुसार समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, आपको ये चारों वर्ण भी याद कर लेना है। और अगला आप देखिए, अब जो है हम लोग और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। जैसे देखिए, ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहते हैं। ये एकदम आपको अच्छे से याद कर लेना है। और जो ऋग्वेद में सरस्वती नदी जो है उसको सबसे पवित्र नदी माना गया है। एकदम याद कर लेना है इसको भी कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, सरस्वती को। जबकि सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ये भी कितना बार पूछा जाता है, किस नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा हुआ है, तो सिंधु। अच्छा देखिए, इस वेद में इंद्र के लिए 250 शब्द एकदम याद रखना है। अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, अब देखिए अघन्य क्या है। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है न मारे जाने योग्य पशु। अब देखिए, इस वेद के अनेक बातें ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था से मिलती जुलती है। इसका अस्तित्व कहाँ से है, तो इसकी जितनी भी बातें हैं ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था से मिलती जुलती है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर के जितना भी चीज़ें बताए हैं उनको याद कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। देखिए, ध्यान देना है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो विक्रम संवत पूछा जाएगा तो 57 ईसा पूर्व बताना है। वही शक संवत पूछा जाएगा तो 78 ईसा पूर्व बताना है। ठीक है, अब चलिए बताते हैं ये विक्रम संवत क्या था। तो देखिए, यह एक हिंदू कैलेंडर है। ठीक है, यह हिंदू कैलेंडर का सबसे प्रचलित जो है संवत है। और इसका शुरुआत जो किया था वो हुआ था 1757 ईसा, सॉरी 57 ईसा पूर्व। और किनके द्वारा, तो विक्रमादित्य के द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, विक्रमादित्य के द्वारा ये शुरू किया गया था। ये आपको याद रखना है। और ध्यान रखना है कि इसका जो पहला महीना है वो मार्च है। मार्च अप्रैल से ये शुरू होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे चैत मास का जो शुक्ल पक्ष है इसका पहला महीना माना जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना है यदि आपको वर्तमान ईस्वी को जो है विक्रम संवत में बदलना है तो उसमें 57 जोड़ दिया जाता है। जैसे 2026 चल रहा है, इसको विक्रम संवत में हम लोग बदलेंगे तो इसमें 57 हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आप लोग जोड़ के देखिए तो 6 7 13 के 3 और 5 तो 7 और 1 8 यानी 2083 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका विक्रम संवत कितना हो जाएगा 2083। तो आपको याद रखना है कि इसको शुरू किसने किया था, तो विक्रमादित्य के द्वारा। चलिए इसको हम पॉइंट वाइज करके बता देते हैं। देखिए, यह हिंदू कैलेंडर का सबसे प्रचलित संवत है। इसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके प्रवर्तक है विक्रमादित्य, उज्जैन के राजा। और उद्देश्य क्या था, शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इसे शुरू किया गया था। विशेषता यह है कि यह एक चंद्र कैलेंडर पर आधारित है, लूनर कैलेंडर पर आधारित है। ठीक है, और नया साल ध्यान देना है कि यहाँ जो नया साल है वो याद रखना है कि चैत मास के शुक्ल पक्ष यानी कि मार्च अप्रैल के बीच से ये शुरू होता है इसका नया साल। यदि आपको वर्तमान ईस्वी को जो है विक्रम संवत में बदलना है तो उसमें 57 जोड़ दिया है, देख देख तो उसको विक्रम संवत में बदला जा सकता है। जैसे 2024 है, इसको विक्रम संवत में बदलना है तो जोड़िएगा तो कितना हो जाए 2081 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसी तरह शक संवत के भी बारे में देख लीजिए। शक संवत क्या है, तो ये देखिए यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है शक संवत। ठीक है, और इसकी शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 78 ईसा पूर्व में हुई थी, सॉरी 78 ईस्वी में हुई थी। और इसका संस्थापक या इसका प्रवर्तक थे कुषाण वंश के महान राजा कनिष्क। ठीक है, कुषाण वंश के महान राजा कनिष्क।
और ध्यान देना है भारत सरकार ने इसे 22 मार्च 1957 को आधिकारिक तौर पर अपनाया था। ये भी तो हम लोग किसको अपनाया है, तो शक संवत को अपनाया है। कब अपनाया है भारत सरकार, तो 22 मार्च 1957। ये डेटा याद रखना है, ठीक है, ये डेट भी आपको याद रखना है। विशेषता यह है कि सौर गणना पर आधारित है, वो चांद के आधार पर उसमें गणना किया जाता है, इसमें सूर्य के आधार पर गणना की जाती है। और देखिए इसका पहला महीना चैत और अंतिम महीना फागुन होता है, ठीक है, इसका पहला महीना चैत और अंतिम महीना फागुन होता है। और महत्वपूर्ण तिथि ध्यान देना है कि 22 मार्च को जो है सामान्य वर्ष में यह 22 मार्च और लीप वर्ष में 21 मार्च से शुरू होता है, ठीक है। ये शुरू कब से होता है, तो 22 मार्च से, और लीप वर्ष में 21 मार्च से शुरू होता है। ध्यान रखना है कि वर्तमान ईस्वी में शक संवत निकालने के लिए आप उसमें 78 घटा दें, जितना भी है उसमें 78 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि 2024 है तो इसमें 78 घटाएंगे तो हम लोग को 1946 मिलेगा। ये शक संवत पर आधारित है, ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आया। अब यहाँ आप दोनों का अंतर हम कर दिए हैं एक चार्ट के द्वारा, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये देखिए 57 ईसा पूर्व में से शुरू किया गया था, इसे 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। दोनों का अंतर कितना बार पूछता है कि शक संवत और विक्रम संवत का अंतर कितना वर्षों का होता है, तो 135 वर्षों का होता है, ये आपको याद रखना है। इसका आधार है चंद्रमा विक्रम संवत का, और शक संवत का आधार है सूर्य, ठीक है। वहीं इसका संस्थापक थे राजा विक्रमादित्य और इसके संस्थापक थे राजा कनिष्क, ठीक है। और इसका उपयोग धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में हम लोग करते हैं, और ये जो है भारत का एक राजपत्र है। तो दोनों का भी जो खास अंतर है वो हम एक चार्ट के द्वारा कर दिए हैं, तो आपको उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अभी हम लोग किए भी हैं। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था, तो कौटिल्य को चाणक्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म बिहार पुलिस में बार इन दो टॉपिक से प्रश्न आते ही रहता है। तो देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो ये तो महावीर स्वामी थे, आपको पता है, ठीक है। वही पूछा जाएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे, जिनको आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए जैन धर्म के बारे में हम पूरी बातें आपको बताते हैं। देखिए जैन धर्म में जो है कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, ये भी याद रखना है कितने हुए हैं, 24। और इसके प्रथम तीर्थकर जो इसके संस्थापक थे ऋषभ देव वही थे, जिनको आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए 23वें तीर्थकर भी पूछता है कितना बार, तो इसके तीर्थकर 23वें जो थे पार्श्वनाथ थे, जो काशी के अश्वसेन के पुत्र थे। और इसके 24वें जो तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी जो थे इसके 24वें तीर्थकर थे। ये आपको याद रखना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी थे, और इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रमुख तीर्थकरों का नाम आपको याद रखना है। तो जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थकर हैं उसमें याद रखना है ऋषभ देव प्रथम थे, और इनका प्रतीक चिन्ह जो था सांड था। अजीतनाथ जो है ये जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर थे, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, हाथी। देखिए फ्रेंड्स एग्ज़ाम में जो है 3 आपको ऊपर से और नीचे से आपको याद रखना है 21, 22, 23, 24, ठीक है। ये तीर्थकरों का नाम और उनका प्रतीक चिन्ह याद कर लेना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जैन धर्म के पहले जो तीर्थकर थे वो थे ऋषभ देव, और इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। और दूसरे जो थे वो थे अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। वही तीसरे जो थे वो थे संभवनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। तो इसे याद कर सकते हैं, हाथी घोड़ा पालकी ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। वहीं 19वें छोड़ दीजिए, 19वीं जरूरी नहीं है, 21वें से याद कीजिए। नेमिनाथ जो हैं जैन धर्म के 21वें तीर्थकर हैं, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है नीलकमल है, क्या है, नीलकमल। और वही 22वें तीर्थकर जो हैं वो है अरिष्ट नेमी है, और इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। वहीं पार्श्वनाथ जो है ये 23वें तीर्थकर है, और इनका प्रतीक चिन्ह है सांप, ठीक है। वहीं याद रखना है महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर हैं, और इनका प्रतीक चिन्ह है शेर या सिंह, ठीक है। अब देखिए महावीर स्वामी से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हम पॉइंट वाइज कर दिए हैं, आपको देख लेना है, ठीक है। देखिए महावीर स्वामी का जन्म तो आपको अच्छे से याद रखना है कि 540 में कुंडलपुर वैशाली में हुआ था। बचपन का नाम इनका वर्धमान था, पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था,
माता जो थी वो त्रिशिला थी। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बस पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम क्या था, त्रिशिला था। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है जाम्भी ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था, साल वृक्ष के नीचे जमुई में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके प्रथम शिष्य थे इनके जमाली, उनका दामाद। ठीक है, उनका दामाद जो थे इनके प्रथम शिष्य थे महावीर स्वामी के। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 468 में हुई थी, आपको याद रखना है। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में और मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था, और जगह पावापुरी में इनका मृत्यु हुआ था और जन्म कुंडल वन में या कुंडलपुर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट जो विशेष बात है उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए, ऋग्वेद में ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि का नाम मिलता है, एकदम याद रखना है। अरिष्ट नेमि, इन्हें भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अब देखिए, पंच महाव्रत सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ये जो था ये पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया था 4 और 5वां दिया गया था ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। जो पार्श्वनाथ के द्वारा जो सत्य बताया गया था, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, उसमें 5वां ये ब्रह्मचर्य जोड़े थे महावीर स्वामी। त्रिरत्न के बारे में क्या था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण के बारे में बताए थे। अब देखिए, इनकी जो जैन संगतियाँ है वो याद रखना है। पहला जो जैन संगति हुई थी, सॉरी, पहला जो जैन संगति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके अध्यक्ष याद रखना है स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे, पहला जो जैन संगति हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। द्वितीय आपको याद रखना है, द्वितीय कहाँ हुई थी? द्वितीय जैन संगति तो वह भी गुजरात में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। कौन थे? क्षमा श्रवण। द्वितीय जन संगति हुआ था वह भी गुजरात, और अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो ध्यान देना है, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया जो था वो मोहम्मद बिन कासिम किया था। और कब किया था? तो 1712 ईस्वी में किया था, ये आपको याद रखना है। आक्रमण का स्थान इसका सिंध प्रांत था, पाकिस्तान का, और वहाँ पर हिंदू राजा दाहिर थे, ये आपको याद रखना है। और वहाँ एक युद्ध हुआ था, रावर का युद्ध। कौन सा हुआ था उस समय? रावर का युद्ध हुआ था दाहिर के बीच और मोहम्मद बिन कासिम के बीच, याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं, उनको याद रखना है। देखिए, पहला प्रश्न तो आपको यही याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम से कि यह जो है भारत पर हम पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया था, और यह जो था उमैयद खिलाफत का एक सेनापति था। ठीक है, भारत पर आक्रमण 712 में किया था। आक्रमण का स्थान पाकिस्तान का सिंध प्रांत था, वहाँ का तत्कालिक राजा दाहिर था। प्रमुख युद्ध जो था रावर का युद्ध लड़ा था ये आपको याद रखना है। कुछ उपलब्धि इसका भी आप लोग याद रखिए। देखिए, याद रखना है इसकी कुछ उपलब्धियाँ भी। तो यह जो 712 में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर सिंध और मुल्तान पर अधिकार किया था। और जजिया कर के बारे में ध्यान रखिए, भारत में सबसे पहले जजिया कर गैर मुसलमानों पर यही लगाया था। मुद्रा प्रचलन जो है सिंध में वो दिरहम नामक सिक्का चलाया था ये। और भारत में ऊँट पालन और खजूर की खेती की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने ही शुरू करवाया था, इन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, इसका श्रेय आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला भी एक दो पॉइंट्स है, उनको भी आपको याद रखना है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए चचनामा के बारे में। देखिए, चचनामा जो है सिंध विजय की जानकारी का मुख्य स्रोत जो है चचनामा है, और मूल रूप से ये अरबी भाषा में था चचनामा। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ में ध्यान रखना है, इसके समय में ही जो है ब्रह्म संपुट सिद्धांत और खंड खाद्यक जैसे भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया था। जरूरी नहीं है ये। अगर ये आपको याद रखना है कि भारतीयों से दशमलव प्रणाली सीखा और अरब जगत तक पहुंचाया था यही। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब लास्ट आपको एक पॉइंट्स बताते हैं यहाँ से, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको याद कर लेना है। अब देखिए,
कासिम इराक के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति और दामाद था, अल हज्जाज का। और सिंध की राजधानी उस समय जो थी अरोर थी, जब हमला किया था अरोर। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा था, मुल्तान जो था उसको स्वर्ण नगरी कहा था, क्योंकि वहाँ से भारी मात्रा में सोना प्राप्त हो रहा था मुल्तान से। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ ध्यान देना है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। ये आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो आंसर होगा फारसी। क्या होगा? फारसी। ठीक है, तो देखिए दिल्ली सल्तनत पर जो है 5 वंश ने शासन किया है। कितने वंश ने? 5। एक तो गुलाम वंश शासन किया है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, एक खिलजी वंश। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है तुगलक वंश, तुगलक वंश। ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है सैयद वंश, और पांचवा याद रखना है लोधी वंश। ठीक है, ये जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला जो है ये वंश है, कुल 5 वंश है। ठीक है, चलिए इनसे बनने वाले पॉइंट्स को हम आपको आसान भाषा में पॉइंट वाइज करके समझाते हैं। देखिए कुल 5 वंश हुए हैं, गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, शासनकाल 1206 से 1526 तक। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध तक। ठीक है, प्रथम जो शासक था जो दिल्ली सल्तनत का, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, गुलाम वंश का। और अंतिम शासक था जो इब्राहिम लोदी था, लोधी वंश का। ठीक है, ये दोनों याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब अगर आपको अगला क्या याद रखना है, अब देखिए इन गुलाब वंश के संस्थापक को याद रखना है। गुलाब वंश के संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी था, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक था, सबसे लंबा शासनकाल इसका चला, ये आपको याद रखना है। सैयद वंश के संस्थापक खिरिज खा था, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, और ये प्रथम अफगान था, अफगान वंश का था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंश शासन किए हैं। गुलाब वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, सबसे लंबा शासनकाल इन्हीं का चला था। खिरिज खा जो है सैयद वंश का संस्थापक था। बहलोल लोदी जो था वो लोदी वंश का संस्थापक था और प्रथम अफगान भी था, ये आपको याद रखना है। अब ध्यान रखना है इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो है वो जो है गुलाम वंश से संबंधित था, और यह एकता प्रणाली की शुरुआत किया था। तुर्कान चहलगानी यानी 40 दल का गठन ये किया था। ठीक है, और बलबन के द्वारा इसको ख़त्म भी कर दिया गया था। चलिए हम आगे बढ़ेंगे भी। रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थी। गयासुद्दीन बलबन जो था ये सिजदा और पैबोस प्रथा तथा लौह रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखिएगा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए इनको जाना जाता है, और दाग और हुलिया प्रथा और अलाई दरवाज़ा का निर्माण इनके द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन जो तुगलक था ये राजधानी परिवर्तित किया था दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद, ये आपको याद रखना है। कुछ फेमस वहाँ के शासक बता देते हैं। और सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ये आपको याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक के भी बारे में कुछ बातों याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक शासक था, और ये याद रखना है सर्वाधिक नौहारों के लिए ये जाना जाता है। जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी ये लागू किया था फिरोज शाह तुगलक, ये भी याद रखना है। सिकंदर लोदी के बारे में 1504 में याद रखना है कि आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने ही किया था, और गज सिकंदरी का पैमाना यही चलाया था सिकंदर लोदी। ठीक है, अभी जो प्रश्न हम लोग को पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या था, तो फारसी है। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत का क्या कर दिया, बाबर अंत कर दिया और मुगल वंश का स्थापना कर दिया। अमीर खुसरो के बारे में याद रखना है कि इन्हें तोता हिंद कहा जाता है, और उन्होंने 8 सुल्तानों का काल देखा है। कुतुब मीनार के बारे में याद रखिएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने ही पूरा करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। फ्रेंड्स जितने भी चीज़ें पढ़ाए हैं उनका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके ये जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ठीक है, आप इस नंबर पर मैसेज करके। ठीक है फ्रेंड्स, और इस चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए